जीत और हार हमारी अपनी सोच पे निर्भर होती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। मान लिया तो मान लिया, ठीक है, यानी ठान लिया तो ठान लिया। किसी चीज़ को अगर हम ठान लिए हैं तो उसको पूरा करिए, ठीक है। वो एक दिन अवश्य उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम डेली करेंट अफेयर्स में 2 फरवरी 2022 के दोस्त करेंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। अब इसमें दोस्त अगर आप सभी को अच्छा लगे तब प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्त चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बम चक्रवात के कारण किस देश में कुछ राज्यों में इमरजेंसी लागू किया गया? ठीक है दोस्तों, क्या हुआ? इमरजेंसी लागू किया गया। याद रखिएगा, कहाँ पे दोस्त? अमेरिका में। अब समझने वाली बात है कि बम चक्रवात, तो देखिए आप याद रखिएगा कि जो बम है ना दोस्त, वो कहाँ अमेरिका ने कहाँ गिराया था? जापान पे गिराया था, ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय। तो याद रखिए, बम चक्रवात कहाँ पे आया? तो बम, वहीं से बम रिलेट करके अमेरिका में। और यह दोस्त अमेरिका के पूर्वी तट पर आएगा था। याद रखिएगा, अमेरिका के पूर्वी तट, ये है हमारा, अगर अमेरिका है उत्तरी अमेरिका देश, तो इसके जो पूर्वी तट है ना दोस्त, जैसे अटलांटिक महासागर यहाँ पड़ता है इस आकार का, तो इसके तट पर आया था, ठीक है। याद रखिएगा, इससे 7 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। और ये जो चक्रवात है इसके बारे में समझना चलती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों। हवाएं, जैसे कि एक चक्रवात नाम दिया जाता है और एक प्रति चक्रवात, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो चक्रवात हमारा होता है इसमें केंद्र में निम्न दाब होता है। कहने का मतलब, हवाई हम लोग देखते हैं कि इसे जो हमारा ये कुंभी जैसे शंकु आकार का बन जाता है और सारी हवाई क्या होती है दोस्त? अंदर आती है। तो मान लीजिए कि केंद्र में निम्न दाब होता है। कहने का मतलब कि अगर हम ही लोग हैं, अगर हम लोग का संतुलन बीच में नहीं हो तो हम लोग इधर उधर लुढ़कने लगेंगे। इसी प्रकार क्या होता है कि इसके केंद्र में निम्न दाब होता है, ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती है, तो इसमें सारे क्या होती है कि अंदर की ओर हवाएं चलती है, ठीक है, अंदर की ओर हवाएं चलती है। याद रखिएगा, क्योंकि बाहर उच्च दाब होता है और केंद्र में निम्न दाब। तो क्या होता है कि जब ये चलती है ना, तो मान लीजिए कि केंद्र में निम्न दाब होगा, ऐसे ऐसे करके चलेंगे तो जहां जाएंगे दोस्त वहां पे क्या होगा कि भवन मतलब विनाश उत्पन्न करेंगे। देखिए, जब चक्रवात आती है ना तो वर्षा होता है, आंधी होता है, तूफान होता है, कभी कभी विनाशकारी रूप भी ले लेता है, ठीक है। तो जो चक्रवात होता है उसमें याद रखिए कि केंद्र में निम्न दाब होता है और निम्न दाब होने के कारण ये क्या होती है कि अंदर की ओर हवाएं चलती है और यह क्या होती है, बहुत ही खतरनाक साबित हो जाता है कभी कभी। और याद रखिएगा कि जो हमारा चक्रवात है ना, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ग्लोब है, तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो उत्तर के ओर ना दोस्तों हमारे चक्रवात जो ना है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी ऐसे चलता है। याद रखिएगा, यानी मान लीजिए कि क्लॉकवाइज अगर घड़ी है तो घड़ी हमारे इस प्रकार चलता है। तो याद रखिएगा, चक्रवात जो होती है एंटी क्लॉकवाइज चलता है और दक्षिण की ओर क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में चलता है, ठीक है। अब दोस्त, अब प्रति चक्रवात जान लीजिए। प्रति चक्रवात क्या होती है? केंद्र में उच्च दाब होता है, यानी केंद्र में जब उच्च दाब होगा तो हवाएं बाहर की ओर चलेगी। तो इससे क्या होता है, नहीं जहां पे उत्पन्न होती है वहां पे स्वच्छ मौसम होता है। यह क्या होती है, बहुत अच्छा होता है, मतलब स्वच्छ मौसम होता है वहाँ पे। प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव देता है, ठीक है, प्रतिकूल नहीं देता है, तो अनुकूल देता है। और दोस्त क्या होता है कि प्रति चक्रवात हमारे, देखिए चक्रवात जो होती है, बहुत सारे चक्रवात आते हैं हर साल। जैसे कि ये अक्टूबर 2021 में सबसे अंतिम आया था, अक्टूबर 2021 में जवाद चक्रवात। तो इसका नामांकन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारे अरब सागर के तट, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तट से जुड़ती है ना, इसका नामांकन यहाँ के जो कुछ देश है वो करते हैं मिलकर। तो देखिए, जो जवाद चक्रवात थे ना, इसका नामांकन सऊदी अरब ने किया था, जो कि कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी
खाड़ी में, याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में। तौकाते दोस्तों यह 2021 का पहला चक्रवात था, म्यांमार में आया था और इसका मतलब होता है आवाज करने वाली छिपकली, ठीक है। यास तूफान दोस्तों ओमान में आया था जो कि बंगाल की खाड़ी में था, ओमान के द्वारा इसका नामांकन किया गया था, ठीक है। और गुलाब दोस्त है ये पाकिस्तान पूर्वी अरब सागर में, कहने का मतलब कि हमारे ये जो अरब सागर है तो गुजरात के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में क्या थे, प्रभावित करेंगे ये। और ये तौकाते हैं दोस्तों ये हमारा कहाँ पे आया था, म्यांमार ने इसका नामांकन किया था, अरब सागर में आया था। ये भी दोस्तों गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र को क्या किया था, प्रभावित किया था। उसके बाद दोस्त है शाहीन का नामांकन कतर देश ने किया था, ये भी अरब सागर में ही आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट की आर्द्रता, यानी आर्द्रता का मापन कैसे किया जाता है, आप दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए आर्द्रता, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइग्रोमीटर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आर्द्रता को हम लोग क्या, आर्द्रता जो हमारा इसको किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से, ठीक है। क्या मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। तो देखिए हाइग्रो GRO, ठीक है, आर्द्रता। और वही दोस्तों कहेंगे कि अपेक्षिक घनत्व, तो देखिए घनत्व का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी होता है घनत्व का इंग्लिश। तो देखिए यहाँ भी ड आ रहा है, ड। तो याद रखिए जब अपेक्षिक घनत्व कह दे तो ड यानी डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी घनत्व का इंग्लिश होता है डेंसिटी, तो हाइड्रो, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और आर्द्रता पूछे तो हाइग्रो, क्योंकि ये बहुत क्या होता है, फंसाता है। अब देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण हमारा क्या है, चक्रवात है, जैसे कि हरिकेन, यह अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्पन्न होता है, ठीक है। अमेरिका के जो पश्चिमी तट होती है ये वाले इस तट पर उत्पन्न होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों टार्नेडो दोस्तों जो होती है, टॉर्नेडो जो होती है ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के तट पर स्थित होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए को प्रभावित करती है, सबसे खतरनाक होती है टॉर्नेडो, लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा टाइफून चीन महासागर में उठती है, और चीन और फिलीपींस, देखिए यहाँ पे फ है, यहाँ पे फिलीपींस है, तो याद रखिएगा फिलीपींस और फ यानी टाइफून, और यहीं पे सटले है चीन। आप मैप देखिएगा ना तो याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से, तो पिछले बार भी क्या था, ये पिछले बार भी आया था सेहत पहल, तो इस बार इसमें कुछ फिर इसका जिक्र किया गया है। तो इसका संबंध है दोस्त रक्षा मंत्रालय से, रक्षा मंत्री अभी राजनाथ सिंह जी है और सचिव अजय कुमार है, ठीक है। सेहत का हिंदी क्या होता है, सर्विस, ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन, ठीक है, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है सर्विस यानी सेवाएं देना, ई हेल्थ यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, ठीक है, और सहायता प्रदान करना। इसका मतलब कि सैनिक कर्मियों को टेली यानी कहने का मतलब कि ऑनलाइन, कहने का मतलब टैबलेट से, टेलीफोन से या किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से स्वास्थ्य कर्मियों से यानी किसी भी डॉक्टर से क्या करना, बातचीत करना, और अपने परिवार के जो भी सेहत है उसके बारे में सलाह लेना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, ऑनलाइन संबंधित सभी सेवाएं। और इसमें साथ में क्या दिया गया है दोस्तों कि होम डिलीवरी दवाएं भी दी जाएगी, ठीक है, सेहत पोर्टल के तहत। किसको, सैनिकों को। अब इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किसका है। देखिए इसमें क्या हुआ था कि ड्रोन के द्वारा ना तेलंगाना में दवाई जो किया गया था ना, आपूर्ति किया गया था। द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का मतलब ही होता है आकाश, तो हमारा ड्रोन से दवाई कहाँ पे, तेलंगाना में। अभी दोस्तों जनरल बिपिन रावत जी किस गोरखा के संबंधित है, तो ये गोरखा बटालियन यानी किस बटालियन से संबंधित है, तो याद रखिएगा गोरखा बटालियन, ठीक है, किससे, गोरखा बटालियन से। जनरल बिपिन रावत, हाल ही में इनको पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और यह प्रथम CDS थे यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के। अब देखिए स्वास्थ्य का बात है तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1948 में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जेनेवा में। PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, देखिए इसकी शुरुआत बनारस में हुआ था और इसमें क्या किया गया था कि पिछले बजट में 6 वर्षों के लिए 64,180 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था
पिछले वर्ष के बजट में, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री भी कौन है? मनसुख मांडविया जी है। आयुष्मान भारत योजना दोस्तों रांची से शुरुआत हुआ था, रांची झारखंड से, और इसमें 5 लाख का प्रति परिवार क्या बीमा कवर कराना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना। और इसको 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण ये पूछा गया था, यूपी का एग्जाम हो रहा था तो यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था कि हमारा यूपी दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसमें कि चिरंजीवी योजना किससे संबंधित है? तो दोस्त चिरंजीवी योजना भी स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसमें बीमा कवर कराना राजस्थान का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना है और 1 मई 2021 को राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया। चलिए अगला, 1 फरवरी 2022 को किस बल ने 46वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 46वां स्थापना दिवस था भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1978 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहीं कहीं आपको 1977 भी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 1 जनवरी 1958 ईस्वी को DRDO यानी 1 जनवरी को दोस्तों हम लोग DRDO का स्थापना दिवस पढ़े थे, तो यही 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस, इसकी स्थापना 1958 में होता है। DRDO दोस्तों ये हमारा है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय तटरक्षक बल में भारत का स्थान 4th स्थान पर, याद रखिएगा, ठीक है। इसके इंग्लिश होते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। और नए महानिदेशक इसके कौन बने हैं? वीरेंद्र कुमार पठानिया, याद रखिएगा वीरेंद्र कुमार पठानिया। और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। खादी एवं ग्राम उद्योग के अध्यक्ष कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। विनय से 2 है। देखिए त्रिपाठी किसमें बने हैं? रेलवे में, और सक्सेना बने हैं किसमें? खादी एवं ग्राम उद्योग में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथन, जो कि 10वां अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए फरवरी का जब दिवस आया तो कुछ दिवस देख लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस, ठीक है, पढ़ लिए। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आज ही के दिन है, वेटलैंड्स डे। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, और 13 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब? सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस के अवसर पर, ठीक है। उसके बाद 21 फरवरी को दोस्तों विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि रमन प्रभाव के खोज के लिए दिया जाता है। उसके अलावा 11 फरवरी को दोस्तों हम लोग यूनानी दिवस, विश्व यूनानी दिवस मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 20 फरवरी को हमारा मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था 20 फरवरी को, ठीक है। अब अगला 31 जनवरी 2022 ईस्वी को रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? याद रखिएगा GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी, यानी यह खुफिया सेना जितने भी प्रकार के सूचना होगा यह रक्षा मंत्रालय को देंगे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट GAV रेड्डी को बनाया गया है, ठीक है। सलाहकार के रूप में खुफिया की तरह काम करेंगे। 2002 में इसका गठन हुआ था। और देखिए कुछ नियुक्तियां, जैसे ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है अलका मित्तल, ठीक है। उसके बाद आयशा अजीज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बन गई है, कहाँ की? पाकिस्तान की। वहीं भारत का पूछे तो फातिमा बीबी, और वहीं उच्च न्यायालय का पूछे तो हमारा अभी वर्तमान में तो हिमा कोहली चल रही है, ठीक है, क्योंकि तेलंगाना जो हमारा गठन हुआ तो उसके बाद प्रथम वो महिला क्या बनी थी? मुख्य न्यायाधीश बनी थी, ठीक है। अब देखिए पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी कहाँ की थी? केरल की थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप किसे बनाया गया? तो याद रखिएगा प्राजक्ता कोहली हम लोग अभी हाल ही में पढ़ा था कि यूएनडीपी द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है दोस्त? मानव विकास सूचकांक, ठीक है। दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट वायु सेना उड़ाने वाली कौन बन गई है? तो शिवांगी सिंह, कहाँ की है? मुजफ्फरपुर बिहार की। पहिलका थी भावना कंत, जो कि कहाँ की थी? दरभंगा की। हाल ही में राज्य के होयसल मंदिर वर्ष 2022 से 23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है, यानी यूनेस्को में भारत के द्वारा होयसल मंदिर को विश्व विरासत सूची के लिए नामांकन किया गया है। ये कहाँ दोस्त है? तो कर्नाटक में, याद रखिएगा। होयसल वंश के शासकों के द्वारा इसका बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए मंदिर का बात है तो मंदिर की 3 शैलियाँ हैं, ठीक है। एक तो मुख्य है नागर शैली,
दूसर का है द्रविड़, तीसर का है बेसर। नागर शैली दोस्तों उत्तर भारत में, द्रविड़ से दक्षिण भारत में, यानी जो कृष्णा नदी है ना इसके नीचे के क्षेत्र में विख्यात है। उसके बाद बेसर है, यह दोनों शैलियों का सम्मिश्रित रूप है, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल है दोस्तों होयसल मंदिर, ठीक है। अब देखिए नागर शैली का हमारा है खजुराहो का, जो चंदेल शासकों द्वारा बना था। उसके बाद दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर है। उसके बाद दिलवारा का भी जैन मंदिर है, ठीक है। दिलवारा का भी जैन मंदिर राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था, और खजुराहो का चंदेल शासकों द्वारा, और कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों गंग वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा कि द्रविड़ शैली में जो मीनाक्षी मंदिर है ना, यानी बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में है, यह द्रविड़ शैली का मुख्य स्थापत्य मंदिर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और आता है हमारा मुख्य पूछता है पंचायतन शैली। तो देखिए पंचायतन शैली ना नागर शैली के अंदर है, यानी नागर शैली से ही बनने वाली एक शैली है, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि एक मुख्य मंदिर होते हैं, यहाँ पे दो इधर मंदिर होते हैं और इधर दो मंदिर होता है, यानी मुख्य मंदिर 4 मंदिरों से ढका रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं पंचायतन शैली, याद रखिएगा। और देखिए दशावतार मंदिर जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ये हमारा पंचायतन शैली के है। उसके अलावा कंदरिया महादेव के मंदिर भी पंचायतन शैली में, देखिए खजुराहो के जो मंदिर है ना हमारा नागर शैली का, उसी में यह मंदिर स्थित है, याद रखिएगा कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो के मंदिर में ही स्थित है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लक्ष्मण मंदिर भी हमारा पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। ज्यादा पूछता है दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, यूपी के देवगढ़ में। अब देखिए 4 भाग से बना शैली, 4 भाग से बना पहला 4 भाग से बना पहले मकबरा कौन सा है दोस्तों, तो हुमायूं का मकबरा, याद रखिएगा। उसके बाद काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको हम लोग रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। इसको दोस्तों तेलंगाना में स्थित है। उसको 39वां विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है। और 40वां पूछे तो वो हमारा धौलावीरा है, ठीक है। उसके बाद अमूर्त धरोहर में अभी हाल ही में यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में कोलकाता के दुर्गा मंदिर को भी शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हमने बता दिए बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है। अब दोस्तों कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, तो कामाख्या मंदिर तो सबको पता है असम में, यहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है, ठीक है। उसके बाद हमने कोणार्क का बता दिए थे, गंग वंश के शासक द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ओडिशा में इसको ब्लैक पैगाडो भी कहते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 से दोस्त PR श्रीजेश को सम्मानित किया गया है। देखिए दूसरे भारतीय बन गए हैं, सेकेंड भारतीय। प्रथम हमारा कौन थी, रानी रामपाल थे, जिनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया था 2019 में, ठीक है। और यह भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर है, क्या है गोलकीपर। इनको 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद रानी रामपाल हमने बता दिया। अब देखिए जो ये हॉकी के क्या है गोलकीपर है, और किस राज्य से है, तो केरल राज्य के खिलाड़ी है। और देखिए हॉकी में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था दोस्तों, तो इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता, किसको हराकर, जर्मनी को हराकर। और कप्तान कौन थे, मनप्रीत सिंह। और ये हमारा क्या था, PR श्रीजेश कौन थे, हमारे गोलकीपर थे, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ICC वुमेन ऑफ द ईयर, देखिए हमने 2 दिन पहले ही ICC के सारे जितने भी पुरस्कार बन रहे थे उसको हमने देख लिया था, मतलब अवार्ड जितने भी दिए गए उसको। तो इसमें स्मृति मंधाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ICC वुमेन ऑफ द ईयर पाने वाली दूसरी बार बन गई है, ठीक है। भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन बना है दोस्तों, तो चेन्नई सुपर किंग। हमने बताया था ना कल, यूनिकॉर्न का मतलब होता है बड़े स्टार्टअप, ठीक है। उसके बाद 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन गए हैं, तो एजाज पटेल न्यूजीलैंड के। देखिए और हम कुछ बता देते हैं इसमें कि ICC वुमेन तो हम लोग देख लिए, स्मृति मंधाना। अब पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी कहाँ के हैं दोस्तों, तो ये पाकिस्तान के हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग ICC अंपायर ऑफ द ईयर पढ़े थे, मराई इरास्मस कहाँ के थे, दक्षिण अफ्रीका के थे, ठीक है।
मराई इरास्मस याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आईसीसी पुरुष टेस्ट में कहाँ के बने थे, याद करिए, जो रूट हमने बताया था ना कि कौन बनता था हमेशा 2-3 साल में प्रमुख था, स्टीव स्मिथ और विराट कोहली, लेकिन इस बार जो रूट जो कि इंग्लैंड के हैं। उसके बाद आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो दोस्तों बाबर आजम, वो वनडे में बाबर आजम, ठीक है, पाकिस्तान के एक खिलाड़ी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित किया करेगा, यानी जियो पार्क। कहने का मतलब कि जितने भी जीवाश्म से संबंधित जानकारियां होंगे ना वो इस पार्क में संग्रहित किया जाएगा। तो कहाँ बनेगा दोस्त, तो MP के जबलपुर में, ठीक है, यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जो नर्मदा नदी के तट पर होगा। और ये दोस्तों याद रखिएगा लम्हेटा गांव में, ठीक है। और डायनासोर का अवशेष जो मिले हैं यहीं पे नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के किनारे मिले हैं, ठीक है। उसके बाद जीवाश्म का संरक्षण करने के लिए हमने बता दिया। और देखिए 2019-20 में ये फेमस हुआ था कि डायनासोर जीवाश्म पार्क पहली बार कहाँ खोला गया था, तो गुजरात में, ठीक है। कहाँ पे, गुजरात में। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र तो उत्तराखंड में। अब देखिए ये विश्व की नियुक्ति है, कौन देश के फिर से एची एंटोनिया कोस्टा, कौन से देश के फिर से एची एंटोनिया कोस्टा प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा एंटोनिया कोस्टा किस देश के पुनः प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो पुर्तगाल, जिसकी राजधानी लिस्बन है और यह यूरो है। पुर्तगाल भारत में प्रथम बार आए थे, अब अंतिम बार भारत से गए थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये राष्ट्रपति है यहाँ के मारिलो रूबेला डिसूजा, ठीक है, मारिलो रूबेला डिसूजा। उसके बाद देखिए हमने कल ही पढ़ा था कि होंडुरास के नई महिला प्रधानमंत्री सियोमारा कास्त्रो बनी है, सियोमारा कास्त्रो। उसके बाद दोस्तों बारबाडोस की कौन बनी है, मिया मोतली प्रधानमंत्री बने थे बारबाडोस के, ठीक है, बारबाडोस के प्रधानमंत्री। उसके बाद दोस्तों कजाकिस्तान के कौन बने थे, इस्माइलो, ठीक है, इस्माइलो। उसके बाद किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल यानी आंध्र प्रदेश सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है, तो ये आंध्र प्रदेश ही है। इसकी राजधानी अमरावती है। जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री है। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन क्या है, यहाँ के राज्यपाल है। इनको कलिंग रत्न पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जगन्ना विद्या योजना ये भी कहाँ शुरू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। उसके बाद दोस्तों कोलेरू और पुलिकट, देखिए पुलिकट झील तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट पर है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है। उसके बाद दोस्तों पापीकोंडा एम श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में ही है। ये पूछता है बहुत ज्यादा, पापीकोंडा कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा श्रीशैलम नागार्जुन बाघ अभयारण्य जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, कहाँ स्थित है दोस्त, तो आंध्र प्रदेश में। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाले पहला शहर कौन बने, यानी प्राप्त करने वाला दूसरा शहर कौन बन गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा नासिक। भारत का पहला मुंबई बना था, ठीक है, मुंबई के बाद ये बने हैं। उसके बाद ये तो हमने कल भी देख लिया था कि ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स बुक किसका है, तो ये देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो ये लिटिल बुक ऑफ इंडिया है 75 ईयर्स ये किनका है, तो रस्किन बॉन्ड जी का है, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था रस्किन बॉन्ड जी का, ठीक है। इसके अलावा दोस्त कल ही हमने पढ़ा था फियरलेस गवर्नमेंट, यानी किसी से डर नहीं है वैसा शासन, किसने लिखा है, किरण बेदी ने, क्योंकि वो भारत की प्रथम IPS महिला अफसर थी, ठीक है। उसके बाद हमने एक और देखा था कि लाल सलाम किनका है, स्मृति ईरानी जी का, ठीक है। उसके बाद द प्रोमिसेज किसका देखा था, ड्रेमन गोल्डवुड के जो दक्षिण अफ्रीका के, इनको बुकर पुरस्कार 2021 से दिया गया है, ठीक है। अब उसके अलावा दोस्तों एक और देखा था द रेस ऑफ माइलर, मिल्खा सिंह का। देखिए दोस्तों अगर आप सभी को अच्छा लगा हो दोस्तों प्लीज वीडियो को